अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण यानी कि WDRA ने मनाया 13वां स्थापना दिवस। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है काम। WDRA के तहत करीब 5000 हो चुके हैं पंजीकरण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा का नई दिल्ली में किया जा रहा है आयोजन। केंद्रीय और IASA के अध्यक्ष RK सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिजली की पहुंच से वंचित दुनिया के 73 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाना ISA का है मिशन। लोगों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा की अहम होगी भूमिका। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद बुधवार से शुरू। सरकार कॉमन धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड A 2203 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित दर से कर रही है खरीद। क्रय केंद्रों पर पंजीकृत किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद किया जा रहा है खरीद और अब तक धान विक्रय के लिए 4,26,318 किसानों ने कराया है पंजीकरण। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि देश की अखंडता और डेयरी सहकारिता क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को हमेशा रखा जाएगा याद। वह सदैव हमें करते रहे प्रेरित। मंगलवार को कृषि भवन के परिसर से रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। सरदार पटेल की जयंती पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने मशीनरी और टूल किट वितरण कार्यक्रम किया आयोजित। ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत 123 मशीनरी और टूल किट्स का किया गया वितरण। कार्यक्रम में खादी कारीगरों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। भांडागरण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण यानी कि WDRA के
13वें स्थापना दिवस के अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाने और किसानों को इसका सीधा लाभ दिलवाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने WDRA द्वारा लिए गए नवीन प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक WDRA के तहत करीब 5000 पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि तकनीकी सहायता का विस्तार निरंतर जारी है। WDRA अध्यक्ष TK मनोज कुमार ने इस अवसर पर भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की क्षमताओं को किसानों के हित में बनाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। India is going to be a $5 trillion economy. The Prime Minister mentioned that we will be, by 2028, we probably would be, or 2029, we would be the third largest economy in the world. So all that hinges to a certain extent on the warehousing sector, which is a key component of the logistics sector. We know that about 15% of our total GDP is comprised of the logistics and warehousing sector, and this sector is growing at a CAGR of almost about 16% per annum. It's now 13 years since WDRA has been formed, and the last year marked the transition of the organization to its teens, 12 to 13. So WDRA became a teenager last year. Things have definitely changed in many ways. There has been a significant improvement in all our performance metrics. Registration of warehouses has touched the figure of 4,800 plus 4,800 numbers as of today. भांडागरण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण यानी कि WDRA ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और किसानों को इसका सीधा लाभ दिलवाने के अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जानते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 6ठे सम्मेलन के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 2030 तक विश्व की कुल आवश्यक बिजली की 65% आपूर्ति करने और वर्ष 2050 तक 90% ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए सदस्य देशों के प्रति अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ प्रतिज्ञ है। RK सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने व्यवहारिता अंतराल वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से प्रति देश प्रति योजना $150,000 या फिर परियोजना लागत का 10% हिस्सा, इन दोनों में से जो भी कम हो उसका अनुदान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने सदस्य देशों और उनसे संबंधित परियोजनाओं की क्षमता तथा जरूरतों के आधार पर तय सीमा को परियोजना लागत के 35% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस सम्मेलन में 20 देशों के मंत्री और 116 सदस्य तथा हस्ताक्षरता देशों ने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण लागत को कम करते हुए साल 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन के निवेश को आकर्षित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार किसानों को भारी अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को 30 से 10 हॉर्स पावर HP के सोलर पंप अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सब्सिडी पर सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए 7 नवंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेड़ा के प्रवक्ता ने कहा है कि किसान 75% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि जिन किसानों ने 23 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा और चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसानों को अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करना होगा। किसानों को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा, बाकी पंप स्थापना का कार्य फार्म द्वारा किया जाएगा और बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मंगलवार को कृषि भवन के परिसर से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसका नेतृत्व किया। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने संबोधन में कहा कि देश की अखंडता और डेयरी सहकारिता क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वो हमेशा लगातार प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वीं जयंती के उपलक्ष्य तथा देश की अखंडता में उनके विश्वास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 150 से अधिक अधिकारियों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। इस दौड़ का आयोजन कृषि भवन के परिसर से राजेंद्र प्रसाद रोड और अशोक रोड होते हुए हैदराबाद हाउस तक किया गया। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ में भाग लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद बुधवार से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ क्रय वर्ष 2023-24 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए 2203 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित दर से खरीद कर रही है। इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य व 4000 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभाग गोरखपुर, देवी पाटन, आजमगढ़, विंध्याचल, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, प्रयागराज और कानपुर के समस्त जनपदों में बुधवार से धान की खरीद शुरू हो रही है। क्रय केंद्रों पर समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करते हुए किसानों को बैठने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 4861 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभाग मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, लखनऊ में 1 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ तथा लखनऊ संभाग के जनपद रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ तथा अयोध्या संभाग के समस्त जनपदों में 20 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ है और अब तक 10,912 किसानों से 68,016 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। किसानों को 112.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गत वर्ष इसी अवधि तक 4,346 किसानों से 38,226 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। क्रय केंद्रों पर पंजीकृत किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत खरीद की जा रही है और अब तक खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए 4,26,318 किसानों ने पंजीकरण कराया है। किसानों को भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में कराए जाने की व्यवस्था है। सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ऊना स्थित योग सेंटर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत मशीनरी और टूल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वितरण कार्यक्रम में
केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने PMEGP के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत 155 लाभार्थियों को 123 मशीनरी और टूल किट का वितरण किया। इस वितरण कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केवीआईसी अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में खादी कारीगरों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनोज कुमार ने कहा है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूज्य बापू की विरासत खादी से विशेष लगाव था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अब केसर की खेती शुरू की गई है। यहाँ केसर की खेती करने वालों का कहना है कि यहाँ केसर का उत्पादन तो होता है, लेकिन सब निर्यात कर दिया जाता है और इसीलिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु हमने यहाँ केसर की खेती शुरू की है। केसर की खेती करने वाली महिलाओं का कहना है कि इसका उत्पादन खुली जगह पर करने से इसमें काफ़ी ज़मीन लगती है, जबकि इसे हम जिस तकनीक से करते हैं उसमें कम ज़मीन लगती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। खेती करने वाली महिलाओं ने बताया है कि हम केसर के लिए उसके अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं ताकि इसकी अच्छी उपज हो सके। एक्चुअली इस टेक्निक को एरोपोनिक कहते हैं। इसमें पानी और मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये देखेंगे डायरेक्ट बीज ट्रे में रखा हुआ है। ट्रे के अंदर बीज का कोई मिट्टी नहीं है। इसमें हमें मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बीज ज़मीन में गाड़ेंगे तो ये लगभग 1 से 2 एकड़ जगह लेगी। 2000 किलो बीज है तो ये 1 से 2 एकड़ ज़मीन लेगी। और अगर हम इसे ऐसे लगाएंगे, एरोपोनिक टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम वर्टिकल कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये इतने 2000 किलो बीज 550 स्क्वायर फीट में आए। जब हम इसे बाहर ही ज़मीन में लगाते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होती। जैसा वेदर हिसाब से कभी बारिश ज़्यादा हो सकती है, बीज खराब हो सकते हैं, कभी ज़्यादा ठंड पड़ सकती है एकदम से। तो डिपेंड करते हैं, सब कंट्रोल रहता है। इसकी वजह से इसका उत्पादन अच्छे से होता है। इनफैक्ट ज़्यादा उत्पादन होता है, हर चीज़ कंट्रोल में है। और केसर की खेती करने वाली महिलाओं ने ये भी बताया है कि इस काम से हमें रोजगार भी मिल जाता है और हमारी अच्छी कमाई भी हो जाती है। इसकी डिमांड बहुत है अपने देश में और उतना उत्पादन है, लेकिन सब एक्सपोर्ट हो जाता ज़्यादातर। तो जो ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ पामपोर में होता है ये, तो जो वहाँ होता है तो वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने अपने सिर्फ 550 स्क्वायर फीट में करके 2000 किलो बीज केसर का इसमें हमने उत्पादन किया। और अब देखिए ये सब मतलब लहला रहे हैं, बहुत अच्छे से विकसित हो रहे हैं और भगवान ने चाहा तो ये हम इसमें दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करेंगे। तो एक महिला होने के नाते हमने सोचा कि जब और आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, घर में बैठ के ये क्या करेंगे। तो ये सोच के हमारे मन में ये ख्याल आया, तो हमने इस पे ध्यान केंद्रित करके ये काम शुरू करना चाहिए। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी खबर की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान के कोटा मंडी में 30 अक्टूबर को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 31 अक्टूबर को इसके सौदे 15 रुपए मजबूत होकर 1915 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2100 रुपए रहा। 31 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 2105 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में मक्का के कारोबार में नरमी देखने को मिली। यहाँ 30 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2050 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 10 रुपए गिरकर 2040 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को मक्का का भाव 2090 रुपए था। 31 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2090 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल के 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है।
ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 30 अक्टूबर को इसका भाव 6,850 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 10 रुपए चढ़कर 6,860 रुपए क्विंटल पर हो गया। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहाँ 30 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6,740 रुपए, जो 31 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,745 हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहाँ 30 अक्टूबर को मसूर का भाव 6,875 रुपए रहा। 31 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,880 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार सुस्ती से हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को इसका भाव 6,810 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 35 रुपए लुढ़क कर 6,775 रुपए क्विंटल रह गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान रबी फसलों की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और धनिया की भी बुआई कर लें। जम्मू के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही साथ प्याज की रोपाई के लिए भी खेत तैयार कर लें किसान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ निचले वर्षा वाले क्षेत्रों में शलजम और मूली की बुआई कर लें। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में पत्ता गोभी की बुआई की जा सकती है। हिमाचल में अभी के समय गाजर और ब्रोकली की सीधी बुआई कर सकते हैं। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सभी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की फसल की देखभाल करें। तना और फल छेदक कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। अभी के समय मिर्च की फसल में माइट्स और जैसिड का खतरा हो सकता है। यहाँ के किसान मिर्च फसल की लगातार निगरानी करें। हिमाचल के किसान रबी फसल की बुआई से पहले खेतों की सफाई कर उसमें सड़ी हुई खाद डालें, जिससे फसल गुणवत्ता में सुधार आएगी। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्व भी बढ़ जाएंगे। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें।
अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने बुधवार को 1 दिन के लिए बाजार बंद करने का आह्वान किया है। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 से 7 नवंबर तक दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे और इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38C ड्रैगन ने 46 साल की शानदार सेवा के बाद देश को अलविदा कह दिया। विमान को सेवा से हटाए जाने का समारोह गोवा के डबोलिम में INS हंसा पर आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर के सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। देश भर में मनाया जा रहा करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 5 नवंबर को होने वाली अक्षत पूजा के लिए 100 क्विंटल चावल मंगवाया है। पूजा के बाद इसे देश भर में राम भक्तों के बीच बांटा जाएगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।